लगभग 8 दशक पहले एक लखनऊ शहर में एक बेटा अपने संगीत प्रेमी पिता के साथ अपने जीवन की पहली फिल्म बैजू बावरा देखने गया था। फिल्म बैजू बावरा में भारत भूषण व मीना कुमारी की मुख्य भूमिका है। फिल्म में बैजू के किरदार में भारत भूषण के अभिनय ने उस बालक के दिमाग पर ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वह भी बड़ा होकर अभिनेता ही बनेगा। इस बालक का नाम है प्रभात कुमार बोस, जिसने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रहते हुए गजानन जागीरदार के फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय की बारीकियां सीखने के बावजूद मुंबई फिल्म नगरी की तरफ कदम नहीं बढ़ाए, बल्कि लखनऊ शहर में ही रहते हुए थिएटर को विकसित करने में लगा रहा, थिएटर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा। प्रभात कुमार बोस अब तक 1030 नाटकों के हजारों शो में न सिर्फ अभिनय किया है बल्कि निर्देशन भी किया है। प्रभात कुमार बोस का 1030वां नाटक 2025 में नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में लखनऊ में मंचित किया गया था। इतना ही नहीं, प्रभात कुमार बोस ने थिएटर को पल्लवित करने के लिए 1967 में आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की स्थापना की थी, जिसके तहत वह अब तक 10,000 के करीब कलाकारों को अभिनय की ट्रेनिंग दे चुके हैं। इनमें से कुछ कलाकार मुंबई नगरी में टीवी सीरियल में अभिनय कर नाम रोशन कर रहे हैं। प्रभात कुमार बोस की पत्नी अचला तथा दोनों बेटियां दीपिका व श्रद्धा भी थिएटर से ही जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर प्रभात कुमार बोस और उनका पूरा परिवार थिएटर के प्रति पूरी तरह समर्पित है। प्रभात कुमार बोस ने फिल्मी संगम चैनल पर बातचीत करते हुए अपने करियर के अलावा लखनऊ शहर में थिएटर व सिनेमा की दशा व दुर्दशा को लेकर खुलकर बातचीत की। प्रभात कुमार बोस जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। प्रभात जी, मुझे बताएं कि थिएटर से जुड़ने की बात आपके दिमाग में कहाँ से आई? क्या आपके घर में कोई पहले से कोई कला का माहौल रहा है? शुरू में मैं इस घर में नहीं रहता था। मेरे पिताजी नॉर्दर्न रेलवे में थे और असिस्टेंट ऑपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट थे वो। तो उनको हैदर कैनाल कॉलोनी में उनको आवास मिला था, जो उन्हीं के नाम से अलॉट था। उस घर में मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद मेरे फादर भातखंडे संगीत महाविद्यालय, जो अब महाविद्यालय हो गया, लेकिन उस वक्त वो महाविद्यालय नहीं था, वहाँ पर वो वोकल म्यूजिक सीखते थे। अच्छा। और बड़े बड़े उस्तादों को अपने घर में बुलाकर महफिल सजाते थे। तो उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। इसी सोच को लेकर, क्योंकि गायन में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं थी, उसके बाद मैंने जो होली में, दिवाली में जो सारे मोहल्ले के लड़के बच्चे सब एक होकर एक कोई प्रोग्राम देते थे, तो मैं भी उसमें अपने 4 तख्त लगाकर और उसमें चादर रखकर मैं नाटक करता था, छोटे छोटे नाटक बच्चों वाले। वहीं से मेरे अंदर ये प्रेरणा जागृत हुई कि मैं थिएटर की दुनिया में कुछ कर सकता हूँ और कुछ आगे मैं बढ़ सकता हूँ। इसी सोच के साथ मैंने हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया और फिर मैं प्रॉपरली थिएटर की दुनिया से जुड़ा ही रहा, हटा नहीं। हालांकि नौकरी करने के बाद भी मुझे 10 से 5 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ती और उसके बाद जो समय मिलता तो मैं उसमें नाटक में ही व्यस्त रहता था और नाटक ही करता रहता था। तो यूँ समझिए कि सन 1960 से मैं थिएटर की दुनिया में जुड़ा रहा। एक लंबी अवधि तक मैं उसमें काम करता रहा। लेकिन जब मैंने
1971 में यहाँ फिल्म इंस्टीट्यूट खुला गजानन जागीरदार जी का, लखनऊ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। मैंने वहाँ पर एडमिशन के लिए कोशिश किया। हालांकि उस वक्त भी कम से कम 500-600 लड़के थे और कुल 25 सीटें थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन आप लोगों का कुछ ऐसा आशीर्वाद था और माता पिता का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि मुझे लखनऊ फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन मिल गया और मेरा 7वां नंबर था मेरिट के ऊपर। तो मुझे एडमिशन मिला और मैंने 1 साल का पूरा डिप्लोमा कोर्स अभिनय में किया। उसके बाद 1976 में, बल्कि 76 खत्म ही था, तो 15 अप्रैल 1977 में मैंने आकांक्षा थिएटर आर्ट्स को खोला। ये मैंने तब खोला जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट हो गया और अच्छे नंबरों से मैं पास आउट हुआ। और शुरू में वहाँ पर भी मुझे 2 ही तरह के अभिनय सिखाए गए थे। बड़े बड़े गुणी प्रोफेसर्स ने मुझे सिखाया था, लेकिन मुझे शुरू से ही ट्रेजेडी एक्टिंग का बड़ा शौक था कि मैं ट्रेजेडी एक्टिंग करूं। आपने फिल्म इंस्टीट्यूट से अभिनय की ट्रेनिंग ली, तो उसके बाद फिल्मों में जाने की आपने क्यों नहीं सोची? सिर्फ थिएटर से क्यों जुड़े रहे? देखिए साहब, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट ये हो गई कि फाइनेंशियल, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस कितना होता है। और एक पिता के 4 बच्चे हैं, उसे चारों को बराबर दृष्टिकोण से देखना पड़ता है। इस दृष्टिकोण से अगर मैं बॉम्बे में जाता और वहाँ पर लाइसेंस लेकर मैं स्ट्रगल करता, तो शायद मैं 4-5 साल स्ट्रगल करने के बाद किसी न किसी मुकाम पर हो जाता। लेकिन बॉम्बे में मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी यार दोस्त थे बॉम्बे के आए थे यहाँ पर, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहिएगा। लेकिन मैंने ये दिल में सोचा कि अगर मैं उनके साथ उनके घर में रहूँगा तो वो 1 महीना 2 महीना तक तो अपने घर में रखेगा, लेकिन उसके बाद उसके माथे पे बल आ जाएगा कि ये जबरदस्ती के। तो मैंने इसी सोच के कारण मैंने कहा कि नहीं यार, आप लोग बॉम्बे में जाओ और जाकर अपना स्ट्रगल करो, मैं यहाँ पर नौकरी करूँगा और नौकरी करने के बाद जो उसमें छुट्टियाँ मिलेंगी, मैं उस छुट्टी में मैं बॉम्बे में आ जाऊँगा और कभी कदार कोई काम मिल जाएगा तो मैं करूँगा। उसके बाद मैं जब 76 में यहाँ पर लखनऊ दूरदर्शन खुला, और लखनऊ दूरदर्शन जब खुला तो मैंने सबसे पहला ऑडिशन मैंने ही दिया था उसमें। और मुझे बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है और कहना पड़ रहा है कि उस वक्त मुझसे अच्छा ऑडिशन शायद ही किसी लड़के लड़की ने दिया होगा, क्योंकि उस वक्त वहाँ दिल्ली में चली गई थी सभा जयदी, वो यहाँ पर थी और कुमुद नागर जी थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे। और यकीन जानिए कि मेरा इंटरव्यू, सारे लोगों के इंटरव्यू 10-10, 5-5 मिनट के हुए, लेकिन मेरे 1 घंटा तक इंटरव्यू ले लिया। और 1 घंटे के बाद सभाजयदी ने बाहर निकल कर कहा कि बोस साहब, आपका तो इसमें हो गया, मैंने तो कर ही दिया, अब आपको यहाँ ऑडिशन पे क्लियर कर दिया, ठीक। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद काफ़ी प्रोड्यूसर्स आए, राजेंद्र सरीन वगैरह आए, उसके बाद कई लोग आए प्रोड्यूसर में, और सबके पीरियड में मैं ऑडिशन देने जाता था
लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी होगी या उनके देखने में कोई कमी होगी या कैमरे में कोई कमी होगी, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और आपको यकीन नहीं होगा, 11 बार ऑडिशन में मैं जी डिस्क्वालीफाई हो गया। फिर लोगों ने मुझसे कहा कि दादा ऐसा है कि आप रेडियो की तरफ रुख करिए। तो मैंने रेडियो की तरफ भी मैंने अपना रुख किया। और उस वक्त पंडित जयदेव शर्मा कमल थे, जो शायद आप जानते होंगे। वो हवा महल वगैरह सब उन्हीं से ही प्रोड्यूस करके चलाया जाता था। फिर मैं वहाँ पर भी गया और वहाँ पर भी मैंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैंने इंटरव्यू दिया। और देने के बाद फिर वहाँ पर भी नहीं हुआ। हमने कहा पता नहीं मेरे अंदर कौन सी कमी है जो मुझे उन लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। खैर उसके बाद इसी सोच को लेकर मैंने 1977 में आकांक्षा थिएटर आर्ट्स को खोला। और आकांक्षा थिएटर आर्ट्स का पहला शो मैंने वहाँ बड़े रविंद्रालय में मैंने उसका किया। और उसमें पहला नाटक मेरा था रमेश मेहता का लिखा हुआ ज़माना। उस प्ले में जब मैं प्ले शुरू होगा तो मैंने खुद एंकरिंग करते हुए, मैं ही उस प्ले का डायरेक्टर भी था, एंकरिंग करते हुए मैंने वहाँ पर जो वक्तव्य दिए, उस वक्तव्य के अंतर्गत मैंने कहा कि जो लोग कैमरे के दायरे से और माइक के दायरे से जिनको समाज के मजबूत हाथ घसीट कर अलग कर देते हैं, उन्हीं नवीन रंगकर्मियों के साथ मैं आज आपके सामने रंगमंच पर ये नाटक ज़माना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और मुझे आशा है कि इस नाटक से आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा। और वहीं से मेरा रंग सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद कई नाटक हुए, हजारों की तादाद में। नहीं तो अब तक आपके कितने नाटक हुए होंगे, उनके कितने शो हुए होंगे, और कौन कौन से नाटक सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे? सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हमारे मोहन राकेश जी का लिखा हुआ था आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो मैंने उठाया था तुगलक। तुगलक का जब मैंने तुगलक को प्रोड्यूस किया तो उसमें 57 आर्टिस्ट थे। और 57 आर्टिस्ट के साथ काम करने का मतलब ये है कि जो भी विद्या मैंने सीखी थी वो सारी की सारी उसमें मैंने उड़ेल दी ले जाकर। और 1,90,000 रुपए का सेट मैंने संत गॉडगे ऑडिटोरियम पे लगाकर और मैंने उस नाटक को प्रोड्यूस किया। और इसमें ये कोशिश किया कि हर व्यक्ति, उसका अधिकतर व्यक्ति उसका मुस्लिम इसलिए हो क्योंकि उसके जो संवाद थे वो मुस्लिम लैंग्वेज में ज़्यादा थे। तो हमने कहा कि इसमें मुस्लिम कैरेक्टर, नुक्ता और इन सब का बहुत ध्यान रखेगा। और इसीलिए मैंने इसी सोच के साथ मैंने तुगलक के प्रधान भूमिका के लिए तारिक इकबाल को लिया और उसको मैंने गाइडलाइन देना शुरू कर दिया। और वो अच्छा उसने प्रोड्यूस किया, लेकिन उसमें एक डायलॉग मुझे समझ में नहीं आया कि गिरीश कर्नाड जी ने और वी कारंथ जी ने उसको जो लिख दिया बीच में तुगलक जी के उससे गद्दारी करने के उसमें शाहबुद्दीन को वो मार देता है। और जब मार देता है तो उसमें एक लाइन का डायलॉग था उसका, तुगलक में। वो डायलॉग यही था कि क्या नजीब, क्या मैंने इसी दिन के लिए इतना बड़ा साम्राज्य फैलाया था, इसी दिन को देखने के लिए? बस इतना ही था। लेकिन मुझे वो, देखिए राइटर जो है वो अपने हिसाब से किसी चीज को लिखता है जी, लेकिन जब वही चीज डायरेक्टर के हाथ में पड़ता है तो डायरेक्टर उसको अपने वे से उसको
पब्लिक के सामने प्रोड्यूस करने का तरीका सोचता है कि हम कितने प्रभावशाली ढंग से इस चीज को रखेंगे और कितना इसमें रद्दोबदल कर लेंगे और करने के बाद उसको रखेंगे जिससे पब्लिक अपने आप इस प्ले के ऊपर आकर्षित हो जाएगी। इसी को लेकर मैंने खुद उसका डायलॉग लिख दिया और लिख के मैंने कई बार उसको लिखा, फाड़ के फेंका, फिर लिखा, फिर फाड़ के फेंका। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने उसके संवाद जो थे वो कम से कम 5-6 लाइन के मैंने लिख दिए। और लिखने के बाद जब मैंने तारिक इकबाल को दिया, मैंने कहा इसको पढ़िए और बोलिए, तब उन्होंने कहा कि दादा ये आपने लिखा है? हमने कहा हाँ मैंने ही लिखा, आप अगर आदेश करते हैं तो मैं उस डायलॉग को सुना सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा ही लिखा हुआ था, इसलिए मुझे वो डायलॉग अच्छी तरह याद भी है और हमेशा मरते दम तक मुझे वो याद रहेगा, वो डायलॉग कि मैंने क्या लिखा था उसमें। तो गिरीश कर्नाल और बीबी का जो डायलॉग लिखा था एक लाइन का, वह आपको क्यों गलत लगा और आपने नया लिखने के बाद क्यों सोची? क्या बात आपके दिमाग में उस समय चल रही थी? वो उसमें उतना ज्यादा इफेक्टिव, उसके मौत के बाद जो वो इबादत करने जा रहा था और नमाज पढ़ने जा रहा था और नमाज के वक्त जो उसके ऊपर जो हमला हुआ तुगलक के ऊपर, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी साजिश के उसमें तहत हुआ। तो उसमें जो डायलॉग उन्होंने लिखा वो अपनी जगह पर उन्होंने सही लिखा जो कुछ लिखा, लेकिन वो डायलॉग पब्लिक को हर्ट नहीं करता कहीं से भी। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, इसकी जगह पे ये डायलॉग होगा तो ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से इसको प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो मैंने फिर उसको लिखा और लिखने के बाद मैंने उससे कहा कि इसको बोलो, और यकीन जानिए कि उस डायलॉग को बोलने के बाद मैंने स्पेशल इफेक्ट्स में बादल की गर्दन बैक में दे दी और उस डायलॉग में कम से कम 2 मिनट तक लगातार क्लैपिंग। तो जो आप मतलब कि पब्लिक ने उसे बहुत पसंद किया। आपने जो नया डायलॉग लिखा वो क्या था? डायलॉग अगर आप कहें तो मैं सुना सकता हूं। जी सुनाइए। बड़ी बड़ी उम्मीदें बांधी थी कि तकनशी होंगे तो मिसाली हुकूमत कायम करेंगे, हर काम एक इबादत होगा और हर इबादत को पाने का ये हुकूमत जरिया बनेगा। मगर अब तो इस इबादत से ही सियासत की बू आ रही है। नजीब ऐलान करवा दिया जाए कि आज से हमारे मुल्क में इबादत हमेशा के लिए बंद कर दी जाए। क्या बात है। आलीजा, ऐसा करने से मुल्क की आवाम और आला उमला भड़क उठेगी। तो ऐलान करवा दिया जाए कि मुल्क के खामोशी राहों पर इबादत खामोशी का चादर ओढ़ कर दाखिल हो और बगैर कोई अपना निशान छोड़े यहाँ से रुखसत हो जाए। ऐलान करवा दिया जाए कि दिल्ली के किसी घर की खिड़की से रोशनी बाहर ना आए, किसी घर की चिमनी से धुआं ना निकले, ये दिल्ली वीरान हो जाए, तभी मेरे दिल को तसल्ली हासिल होगी। ये डायलॉग जब मैंने बोला और उसके बाद बादल की जब गर्जन दे दी तो पब्लिक ने उसको बहुत सराहा, कहा क्या बात है दादा, आपने तो वाकई उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। आदमी क्या सोचेगा इसको। तो हमने कहा कि मैंने जो कुछ भी लिखा वो अपनी अकल से, अपनी मेहनत से इसको प्रोड्यूस कराया और किया मैंने। कहना है कि नहीं, एक बंगाली होने के नाते उर्दू लैंग्वेज के ऊपर इतना ज़्यादा पकड़ बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। सही बात। हमने कहा नहीं सर, ऐसा है कि मैंने
ये ना समझिएगा कि मैंने उर्दू के डायलॉग लिख दिए तो मैं उर्दू में खास मेरा लगाव है। सिचुएशन को देखकर मैंने लिखा और उसके बाद जब दोबारा मैं एक और द्रोणाचार्य, आपने नाटक का नाम सुना होगा, वो डॉक्टर शंकर शेष का लिखा हुआ था, उसमें भी वो ठेठ महाभारत के ऊपर और टीचरों के ऊपर ही था और उसको मैंने श्री राम सेंटर मेन हॉल में प्रोड्यूस किया आकांक्षा थिएटर की तरफ से और उसमें एनएसडी के डायरेक्टर को मैंने बुलाया था एज चीफ गेस्ट। मैंने ये साबित करने की कोशिश की जनाब कि मैं उर्दू के ही लैंग्वेज में पकड़ नहीं रखता हूँ, बल्कि हिंदी में भी मेरी पकड़ इतनी है आप लोगों के आशीर्वाद से कि मैं उसको सजाकर अपने ढंग से लिख सकता हूँ और बोल सकता हूँ। इसी चीज को लेकर उसका डायरेक्शन जब मैंने दिया वहां पर, तो उससे पहले रिहर्सल पर मुझे एक डायलॉग समझ में नहीं आया कि जब उसका कृपी का लड़का यानी आपके द्रोणाचार्य का लड़का जब जा रहा है युद्ध करने, तो उस वक्त उसको मतलब एक लाइन का खाली डायलॉग कि आज मैं जो कुछ भी न्याय अन्याय की परिभाषा को समझने के बाद भी मैं अन्याय के ही पक्ष में रहकर युद्ध करने पर बाध्य हूं क्या, इतना ही था बस। वो द्रोणाचार्य के स्क्रिप्ट में भी है। मैंने कहा कि ये इफेक्टिव नहीं है जी। तब मैंने अपने ढंग से उसको फिर अपने ढंग से मैंने उसको लिखा और उसको श्याम सेंटर में बहुत ज्यादा एनएसडी के लड़कियों ने पसंद किया। डायरेक्टर ने खुद कहा कि ये स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन आपने इतना अच्छा लिख दिया इस पे कि वाकई पब्लिक यहाँ पर भाव विभोर हो गया बिल्कुल आपके उसमें। वो डायलॉग अगर आप कहें तो वो मेरे ही लिखा हुआ। जरूर। उसमें जब जाता है वो माँ से आशीर्वाद लेने, तो वो माँ से कहता है कि माते, यदि उस दिन आपने मुझे चावल के आटे के घोल के पतले विष पिला दिया होता, तो विष पीकर मेरा ये पार्थिविक शरीर पिताश्री के इन्हीं पवित्र हाथों से गंगा के उस प्रवाहित धारा में सदैव के लिए विलीन हो जाता। परंतु माते, आपने मेरे स्वर्ग जाने का एकमात्र वो मार्ग भी अवरुद्ध कर दिया। क्यों किया माते, आपने ऐसा क्यों किया? पिताश्री को एक महान ऋषि की परंपरा से गिराकर राजकीय यानी की दास्ता में क्यों ढकेल दिया आपने? पिताश्री ने शस्त्र चलाने की शिक्षा देने से पूर्व सदैव इस बात का मुझे आभास कराया कि वत्स अश्वत्थामा, मेरे शस्त्रों का प्रयोग सदैव न्याय के पक्ष में रहकर अन्याय के विरुद्ध में ही करना। और आज न्याय और अन्याय की परिभाषा को अच्छी तरह समझने के बाद मैं अन्याय के पक्ष में रहकर युद्ध करने से बाध्य हो गया। क्योंकि यदि मैं अन्याय के पक्ष में न रहकर न्याय के पक्ष में रहकर युद्ध करता, तो मुझे सदैव इस बात का आभास हो जाता शस्त्र चलाते समय कि कहीं मेरा शस्त्र पिताश्री के हृदय को छेद कर बाहर तो नहीं निकल गया। मैं जानता हूं माते, मैं जानता हूं कि मैं अन्याय के पक्ष में रहकर ही युद्ध कर रहा हूं, लेकिन इस महापाप के लिए मुझे चारों युगों तक निरंतर दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि पिताश्री ने हस्तिनापुर की सुरक्षा का बीड़ा उठा रखा। माते, बीड़ा उठा रखा।
आपने तुगलक हो और या एक और द्रोणाचार्य दोनों में एक संवादों में कुछ बदलाव किया। जो इसके मूल लेखक थे, क्या उन्होंने इस पर आपत्ति की थी या उनकी कोई प्रतिक्रिया मिली थी? नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली उनकी, और ना ही कोई आपत्ति उन्होंने जताया कि मुझे काफी इसमें आपने क्यों बदल दिया। वो डायरेक्टर अपनी मर्जी से वो करता है सब, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से उसको कर दिया और किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। बल्कि गिरीश कर्नाड जी ने मुझे जब एक्सेप्टेंस दिया तो उन्होंने विश किया कि आपने बहुत अच्छा उसको प्रोड्यूस करा दिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे तुगलक देखकर। मैंने उनको भेजा था वीडियोग्राफी, अच्छा, गिरीश कर्नाड साहब को, तो उन्होंने देखा होगा, देख के फिर उन्होंने विश किया, काफी प्रोत्साहित किया मुझे कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन डॉक्टर शंकर शेष ने कोई आपत्ति नहीं की कि मैंने उनकी चीज को बदला, कोई आपत्ति नहीं किया उन्होंने। इन दोनों नाटकों के जब शो हुए तो कितने शो हुए थे और क्या उस समय कोई रोचक घटना घटी, कोई बात घटी जो आपको याद हो? मैं जयपुर में एक शो करने गया था रविंद्र मंच में। तो जयपुर में जब मैं शो करने गया तो वहां पर एक प्ले मैं कर रहा था। तो प्ले से पहले लाइट सेट करवा रहा था। तो लाइट ऊपर उसके मोटे रॉड के ऊपर कम से कम 20 लाइटें लगी हुई थी और कई रॉड्स ऊपर लगे हुए थे, और उन रॉड्स के ऊपर लाइटें सब लगी हुई थी, स्पॉटलाइट। तो वो सेट कर रहा था और मैं उसको सेट करवा रहा था, और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि वो पैनल के ऊपर जो लाइटें लगी थी, उन लाइटों को सेट कराते कराते मुझे अचानक किसी आर्टिस्ट ने ग्रीन रूम में बुलाया कि देखिए सर, ये क्या यही मुझे पहनना पड़ेगा? तो मैं वहां से हटा, और जहां मैं हटा और उसके 1-2 मिनट के बाद वो पूरा पैनल टूट कर नीचे गिर गया। तो अगर मैं वहीं खड़ा रहता और वो बुलाता ना आर्टिस्ट, तो मैं वहां से हटता ना। तो ये तो इत्तेफाक ही है कि मैं वहां से हटा और तुरंत पैनल गिर गया, पूरा पैनल टूट के गिर गया नीचे, और करीब 20-25 लाइटें टूट गई उनकी। उसके लिए मुझे शो भी रोकना पड़ा था, मतलब शो का टाइमिंग जो था उसको टाइम को थोड़ा सा लिंगर ऑन करना पड़ा, और उसके बाद मैंने वहां पर भी बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया उन्होंने। कल्चरल सोसाइटी ऑफ राजस्थान जयपुर उन्होंने भी दिया, और वहाँ आपके एस भूतरा वो थे प्रेसिडेंट, अच्छा, लायंस क्लब के। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि दादा आपने वाकई बहुत ही अच्छे प्ले को यहाँ पर प्रोड्यूस करा दिया। हमने कहा ठीक है साहब, सब आप लोगों का आशीर्वाद था। और कहने कि नहीं, मैं भविष्य में भी आपको कई बार याद करूंगा। हमने कहा बिल्कुल सर। प्ले लिखना या प्ले डायरेक्ट करना या एक्टिंग करना ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वर्क है, बहुत ज़्यादा। और आप सरकारी नौकरी करते रहे, PWD में रहे, वो नौकरी जो थी वो बहुत क्रिएटिव वर्क से बहुत अलग है। तो कभी टकराव भी हुए? बहुत बार हुए, एक बार नहीं बहुत बार हुए। जब मैंने ज्वाइन किया था तो सबसे पहली पोस्टिंग मेरी PWD में हुई थी, वो 1982 में मुझे कानपुर सरसैया घाट में भेजा गया, 9 सर्कल में। अब रोज सवेरे 7:30 बजे घर से निकलता और रात को आता 7:30-8 बजे करीब झांसी मेल से वापस आता। तो मैं लगातार प्रयास करता रहा कि मुझे यहाँ लखनऊ में ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि मैं अपने थिएटर को समय दे सकूं, उसको प्रमोट कर सकूं आगे। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो भी गया, 6 महीने के बाद ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र मैंने करवा लिया, ज़बरदस्ती करवा लिया। और उसके बाद जब मैं लखनऊ में आया तो मुझे डिवीज़न कैडर में रखा गया,
और डिवीज़न कैडर में मैं जाकर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था वो बहुत ज़्यादा कनिंग टाइप का नेचर का था, नेगेटिव सोच। वो हमेशा मुझे डांटता फटकारता था कि आप देर से क्यों आते हैं। हमने कहा सर कोई काम आपका लेट तो होता नहीं है, मैं पूरा काम कर ही के जाता हूँ, चाहे मुझे 6 बज जाए 7 बज जाए। लेकिन वो जो नेगेटिव सोच रखने वाला व्यक्ति वो हमेशा, तब मैंने एक मन में ये सोचा कि इस चीज को मैं लाइफ से जब तक सर्विस करूंगा इस चीज को मैं रिमूव करूंगा। उसके बाद मैंने जो शो किया तो मैंने उसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने चीफ गेस्ट में बुला लिया। उसने जब देखा तो वो आश्चर्य हो गया। उसने कहा कि बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, आपने कभी बताया ही नहीं कि मैं इतना अच्छा प्ले कर लेता हूँ। तो हमने कहा साहब कभी आपने मौका ही नहीं दिया तो मैं क्या बताऊँ। फिर कहने लगे कि ठीक है। उसके बाद मैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर से लेकर इंजीनियर इन चीफ त्रिभुवन राम, उनको मैंने अपनी संस्था में जोड़ लिया जी। और वो मेरी संस्था में एज पैटर्न होकर आ गए। तो जब टीराम साहब किसी विभाग में अगर आप हैं और वहाँ का सबसे बड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपके साथ है तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर टीराम साहब हमसे और सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स जो भी आए मेरे डिवीजन में उन सब से यही कहते रहे कि बोस जी का जरा विशेष ध्यान रखिएगा, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये इनकी बदनसीबी है कि ये ईंटे गारे वाले डिपार्टमेंट के अंदर आ गए। इनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, इनको तो सीधे बॉम्बे में जाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, इनको रोजी रोटी कमाना ही था तो इसलिए ये आ गए यहाँ। लेकिन आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। तब से किसी भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने या किसी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने मुझे किसी तरह की कोई ऊंची नीची बात नहीं की और मेरा कोऑपरेशन ही, उन्होंने मुझे कोऑपरेट ही किया इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इसके अलावा कौन से नाटक किए आपने? बहुत सारे नाटक किए मैंने, करीब करीब नाटकों की अगर संख्या देखी जाएगी तो 1030 नाटक मैंने, 1030वां नाटक जो था अभी रिसेंटली हो गया, जिसका नाम था घर का न घाट का, ये जीपी सिंह जयवर्धन का लिखा हुआ था, वो मैंने कर दिया। लेकिन साहब मुझे हर बार एक बात की बड़ी दिक्कत होती कि फाइनेंस कहाँ से लाया जाएगा। तो 88-89 में मैं बार बार अप्लाई करता रहा संस्कृति विभाग यहाँ जवाहर भवन में और मुझे ग्रांट नहीं मिलती थी। लेकिन 88-87 में 88-89 में मुझे चांस दिया, ग्रांट भी दिया और उसके बाद मैंने वहाँ से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से शुरू किया। पहले ही शो में मैंने गवर्नर मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब को बुलाया बड़े रमंडाले में। उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में क्यों नहीं अप्लाई करते। तो हमने कहा साहब दिल्ली में यहाँ से फॉरवर्ड होकर जाएगा, कि मैं फॉरवर्ड करूँगा, आप करिए, दिल्ली में अप्लाई करें। तो तब ये संस्कृति मंत्रालय नहीं था, ये बाद में बना, तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत था ये। तो मैंने अप्लाई किया और वहाँ 1992 में मुझे पहला ग्रांट दिल्ली से मिला और उसके बाद पीछे मुड़कर तो मैंने देखा ही नहीं। हर साल मुझे दिल्ली से 2 वहाँ पे ग्रांट चलते थे, एक प्रोडक्शन फेस्टिवल ग्रांट और एक रेपेट्री ग्रांट। रेपेट्री ग्रांट जो है वो अगर एक बार अप्रूव्ड हो गया तो वो फिर कभी बंद नहीं हो सकता। अगर आपने प्रॉपर वे में काम किया है तो कभी नहीं बंद हो सकता, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल ग्रांट है। वो इंस्टीट्यूशनल ग्रांट मुझे मिला सन 2002 में। जी
जब चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर थे अनीस अंसारी साहब, वो पैटर्न हुआ हमारे संस्था का, और उन्होंने फिर वहाँ दिल्ली में कहा कि भाई इनको रेपेटरी ग्रांट दे दीजिए। तब रेपेटरी ग्रांट हमारा सन 2002 में हुआ, और आज आपके आशीर्वाद से 1+10 यानी 1 नाट्य गुरु और 10 आर्टिस्टों का सैलरी पर मंथ का आता है। हाँ, ये भले ही है कि सैलरी वो एक साथ पूरे साल में एक ही बार देते हैं, अच्छा, देर सवेर हो, लेकिन वो देते हैं। और उसमें आपको 2 प्रोडक्शन करना जरूरी होता है, एक नया और एक पुराना। 2 प्रोडक्शन आप करिए, और उसके बाद आप अलग अपने प्रोडक्शन ग्रांट में भी अप्लाई करिए। तो उसमें प्रोडक्शन ग्रांट में भी मैंने 7 डेज ऑल इंडिया थिएटर फेस्टिवल करवाया। अच्छा, 4-5 बार 6 बार मैंने करवाया था। भारत के कई एक कोने से, जयपुर हुआ, वेस्ट बंगाल से उषा गंगुली को हुआ, सबको मैंने बुलाया, बनारस से हुआ, सब जगह से मैंने बुला के मैंने करवाया था यहाँ। तो जो आपके 1030 नाटक है, उनमें से कुछ नाटकों के नाम बताएं, और जो जिसके सबसे ज्यादा शो हुए, या यूँ कहेगा बताएं किस नाटक के सबसे ज्यादा शो हुए। सबसे ज्यादा शो हमारे हुए थे एक राष्ट्रीय एकता विषय पर आधारित नींव की दरारें। ये कृष्ण किशोर श्रीवास्तव का लिखा हुआ प्ले था, और इसके मैंने 50 शो किए थे। वाह, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैंने इसको किया, दिल्ली श्रीराम सेंटर में भी किया। 50 शो मैंने इसके किए थे। लेकिन 5, 10, 15 ऐसे तो कई नाटक है। फिर आषाढ़ के एक दिन भी है, आधे अधूरे भी है, और उसके बाद कई नाटक, तुगलक भी 4 बार हमने तुगलक ही कर दिया। और उसके बाद गिरीश कर्नाड का लिखा हुआ बलि प्ले था, वो भी मैंने किया, और उसको भी मैंने गॉडगे में ही प्रोड्यूस किया था। अच्छा, और मेरे साथ मेरे बच्चे जो हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। लड़का तो खैर इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन दोनों लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने भी मुझसे अभिनय की शिक्षा ली और किया। उन्होंने अभिनय बहुत अच्छा किया। डॉक्टर साहब भी उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे प्ले देखकर। नाम बताएं। उन्होंने किया था एंटीगनी में। बेटियों के नाम भी बताएं। उन्होंने, बड़ी वाली बेटी का नाम है दीपिका बोस। अब तो दीपिका श्रीवास्तव हो गई, श्रीवास्तव से शादी हुई। और छोटी वाली का नाम है श्रद्धा बोस। अब उसकी शादी वहाँ पंडितों में हो गई है, तो वो श्रद्धा वाजपेयी लिखती। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इन लोगों ने खूब प्ले किए, और इनके एल्बम्स जो बना के उन्होंने दिए, जिस फोटोग्राफर ने किया था उसने ये कह दिया था कि ये एल्बम आपका 100 साल तक आपके साथ चलेगा। इस एल्बम पे कोई खराबी नहीं आएगी, न इसके ऊपर किसी तरह का कोई दाग धब्बा होगा। और वो एल्बम 29,000 30,000 रुपए का एक एल्बम। क्या बात! आप देखेंगे उसको भी तो आप कहेंगे वाह क्या यार। मुझे लगता है कि आकांक्षा थिएटर आपने जब शुरू किया तो आपसे प्ले तक सीमित नहीं रहे, आपने कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी। वो क्या सिस्टम था और कितने लोगों को ट्रेनिंग दी, कैसे कैसे लोग, वो लोग बच्चे कहाँ हैं? इस कमरे में, पहले तो इसी कमरे में रिहर्सल करते थे। तो एक दिन मेरे फादर ने और मेरी मदर ने कहा कि देखो बेटा, यहाँ पर रिहर्सल करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि घर की प्राइवेसी जो है वो भंग हो जाती है, इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं अलग अपना एक ठिकाना ऐसा बना लो जिससे आप प्रॉपर वे में वहाँ पर काम एंड क्वाइटली रिहर्सल कर सकें। तो फिर मैंने क्या किया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट मैंने ले लिया, और लेने के बाद मुझे करीब करीब 40 लाख रुपए मिला। उससे मैंने लाल कुएं में फ्लैट लिया है, और वो फ्लैट 500 स्क्वायर फीट में था। पूरा फ्लैट में मैंने हॉल बना दिया,
हॉल बना के उसी में रिहर्सल करते हैं। नहीं, तब तक कितने बच्चों को आपने ट्रेनिंग दी होगी? अप्रोक्सीमेटली अगर आप मान लें तो 10,000 से तो नीचे किए ही नहीं, 10,000 से ऊपर ही होगा। बहुत बच्चे आए, उन्होंने किया और उसके बाद वो बॉम्बे में चले गए और बॉम्बे में भी उन्होंने अच्छा खासा काम किया, फिल्मों में भी, सीरियल में भी किया। तो आकांक्षा थिएटर से जो बच्चे ट्रेनिंग लेकर निकले हैं, उनमें से कुछ लोगों को नाम बताया जो बॉलीवुड में डंका बजा रहे हों। एक तो फैजान किदवई था जो एकता कपूर के सीरियल में आता था, कई बार वो आ चुका है, हमारे ख्याल से शायद 20-25 एपिसोड्स में वो था और सेकंड लीड कर रहा था वो। अच्छा। उसमें साइड हीरो का रोल था उसका। देखने में भी खूबसूरत था, लंबा चौड़ा था। उसने 2 साल तक यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, पढ़ा लिखा भी था वो, MSc पास था वो, उसको मैंने सिखाया था। उसके बाद एक लड़का और था जो बॉबी देओल के साथ एक पिक्चर में आया था, यहाँ कई पिक्चरों में वो आता है और वो इसी तरह और भी कई लड़के बच्चे हैं जो बॉम्बे में गए, लेकिन मैंने उनसे यही राय दिया कि देखो बेटा, जब तक किसी चीज को पूरी तरह जान न लो, सीख न लो, तब तक उस क्षेत्र में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत बड़ा है और उस क्षेत्र में मामूली लोगों की कोई पहचान नहीं बन पाएगी। इसलिए आप लोग कोशिश यही करो कि पूरी शिक्षा लो, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लेकर विलियम शेक्सपियर और स्टेनिस्लॉवस्की मेथड्स के ऊपर जब तक आपकी पकड़ सही नहीं होगी तब तक आपको कैमरा चांस नहीं देगा। और फिर वो क्यों थिएटरिस्ट को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं फिल्म वाले, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो थिएटर करके आया है वो उसके अंदर बोलने का और उसके अंदर एक मतलब एक्टिंग का जो स्पिरिट होता है वो स्पिरिट उसके अंदर मौजूद है, इसलिए वो उसको पहले चांस देता है कि नहीं, इनको पहले चांस दे दो। आपने आकांक्षा थिएटर को इस्टेब्लिश कर दिया और एक वक्त वो आया जब आपने नौकरी से भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तब उसके बाद आपने नहीं सोचा कि अब फिल्मों में भी कुछ किया जाए? नहीं, उसके बाद मैंने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि देखिए साहब, एक एज होती है कि जब आदमी को बड़ी चाह होती है कि मैं फिल्म में जाकर कुछ करूं, अभिनय करूं या किसी डायरेक्टर के साथ रहकर मैं असिस्ट कर लूं, लेकिन जिस दिन वो चीज बार बार किल होती चली जा रही है और मंत्रालय, मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं है कि मंत्रालय मुझे ग्रांट दे देगा, लेकिन आज मिनिस्ट्री में सारे लोग मुझे, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय में सारे लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मेरे जीवन काल से परिचित हैं और यही कारण है कि मैंने अपने आप को फिल्म में न सही थिएटर की दुनिया में अपने आप को इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश कर दिया कि लखनऊ के लोग भले ही रिकॉग्नाइज न करें, लेकिन दिल्ली के लोग आज भी कहते हैं कि दादा वाकई आपने ज़मीन से उठकर जो देखा मंत्रालय को, तो आज भी मंत्रालय में हर आदमी मेरे प्ले की तारीफ, मेरे फाइल बनाने की तारीफ क्यों करता है? क्योंकि फाइल बनाने का तरीका, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में था, मुझे सिखाया गया था कि इस ढंग से कागजात बनाए जाते हैं, तो मैंने उसी ढंग से कागजात बना के वहाँ पर भेजना शुरू किया। उन लोगों ने बहुत तारीफ की मेरी कि दादा फाइल बनाने का काम तो आज आपको आपसे सीखना पड़ेगा। और एक बात शायद आपको नहीं मालूम, डॉक्टर साहब से आप पूछिएगा फोन करके, दर्पण की फाइलें मैं ही बनाता हूँ। अच्छा।
दर्पण की सारी फाइलें मैं खुद बनाता हूँ। इसीलिए डॉक्टर साहब मुझे अपने बेटे की तरह मानते भी हैं, भाई की तरह मानते भी हैं कि भाई दर्पण जो है वो आज भी फाइल के सिलसिले में वो किसी पे भरोसा नहीं करते, सिर्फ हमारे ऊपर कि दादा से ही फाइल बनवाएंगे और कहीं से। हर कलाकार की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आप ट्रेजेडी किरदार निभाने में बहुत माहिर है। ये खूबी कहाँ से आई और क्या गुण आपके अंदर ऐसे हैं जो आपको ट्रेजेडी किरदार करने में सहायता करते हैं? सबसे बड़ा इसमें जो हमारे गुरु जी ने बताया था, गजानन जागीरदार जी ने, जी, कि ट्रेजेडी जो है वो उसमें मैजिक इफ और साथ में कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि यहाँ स्विच ऑन किया वहाँ पंखा चल गया, इतना तेज होना चाहिए उसका कि जिस एटमॉस्फेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो उस एटमॉस्फेयर तक आसानी से पहुंचने के लिए यही तरीके हैं कि पहले आप अपने मैजिक और कंसंट्रेशन को इतना ज़्यादा मजबूत कर लें कि वो उसने डायलॉग दिया, क्लैप दिया, लाइट्स ऑन हुआ, खट से आपके वो चीज़ें चेहरे के ऊपर आ जानी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने कम से कम 6 महीने तक लगातार इतना अभ्यास करा दिया कि उसमें कोई भी डायलॉग, आप सीरियस डायलॉग लीजिए, हम तुरंत तड़ाक से उसी एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसमें इस तरह के जब काम आप करते हैं तो वहाँ आपकी कल्पना शक्ति ज़्यादा काम देती है या आपके निजी अनुभव? हमारे बीच में दोनों ही हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। एक तो मैं कल्पना के तौर पे मैं सोच लेता हूँ कि मैं फलाना कैरेक्टर का काम कर रहा हूँ, फलाना कैरेक्टर मेरे अंदर बिल्कुल हूबहू वैसे ही मैं उतार लूँ। और दूसरा पार्ट है वो कि कैसे इसको कितने अच्छे तरीके से ऑडियंस के बीच में रखा जाएगा जिससे ये चीज जो है वो और ज्यादा इफेक्टिव होकर बाहर आएगा। इसी सोच को लेकर मैंने हर नाटक में अपना अपना अलग अलग वे रखा था। किस नाटक के किस ट्रेजेडी सीन को सबसे ज्यादा सराहा गया जिसे आपने प्ले किया हो? उसमें हमने प्ले किया था, एक प्ले था एंटीगनी, ये उनका लिखा हुआ था। अरे क्या एक ठाकुर है, दिनेश ठाकुर जी, उनका लिखा हुआ एंटीगनी प्ले था। उसमें जब मैं कर रहा था तो गवर्नर साहब आए थे, राम नायक साहब आए थे। तो जब मैं उसमें कर रहा था किंग क्रेओन का रोल, तो उसको एक क्रूएल वो दिखाया गया था, क्रूएल एम्परर। और उसका रोल जब मैंने किया तो मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद थी। अच्छा। और उसमें एंटीगनी का रोल कर रही थी मेरी लड़की बड़ी बड़ी। ओह, और उस वक्त वो पूरे उरूज पर थी, यानी अनिल रस्तोगी साहब ने उसको कहा कि इससे अच्छी भूमिका कोई लखनऊ में नहीं कर पाएगा जितना आपकी लड़की ने कर दिया। वो उस वक्त पूरे उरूज पर थी। और वो जब मैं उतरा उसके साथ एंटीगनी में, तो वो थोड़ी देर के लिए उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो मतलब वो हो गई, अपने आप में विचलित हो गई कि एक बाप के सामने, और वो भी एक क्रूएल बाप के सामने मैं रोल करने जा रही हूँ, जरा सा भी कहीं गलत हो गया तो ये तो डायरेक्ट वो हो रहा है, बिल्कुल ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उसमें मैंने एक क्रूएल एम्परर का रोल किया था। और कई एक में उसने हमसे कहा कि आप अब नहीं करते हैं, आप डायरेक्शन देते हैं, इसलिए मैंने प्ले से थोड़ा सा मतलब वो अलग हट गई, वरना वो प्ले बहुत अच्छा करती। नो डाउट उसको, अगर आपने कभी उसका प्ले देखा ही नहीं है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं, प्ले बहुत अच्छा, वेरी नाइस।
आपने अपनी बेटियों को फिल्मों से जुड़ने के लिए क्यों नहीं उकसाया? कई एक फिल्मों में किया है, अच्छा। कई एक फिल्मों में, सीरियल में किया है। यहाँ लखनऊ दूरदर्शन से कई सीरियल में अशरफ हुसैन साहब थे और अशरफ साहब ने कई बार हेल्थ मिशन के कार्यक्रम हुए, उसमें हमको लीडिंग पे रख कर उन्होंने उन लड़कियों को भी बुलाया जो हमारी दोनों बेटियां थी, जी। उनको भी बुलाया। करीब करीब 25-30 एपिसोड्स बनाए थे और सब में मैं था और मेरी लड़कियां भी थी। आपने बताया कि आप 1960 से थिएटर से जुड़े हुए हैं। 1960 से 2025, ये 65 साल का जो कार्य समय है, यहाँ थिएटर में क्या क्या बदलाव आते हैं? बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा। अब मुझे थोड़ा सन वाइज बताएं, क्या किस सन से क्या क्या बदलाव हुआ और कब क्या था? देखिए, जो सन 60 से 70 और 75 के दशक में जो भी प्ले हुए, वो एक अच्छा पीरियड, गोल्डन टाइम माना जाता है कि वो बहुत ही गोल्डन पीरियड था, क्योंकि वहाँ एक से एक नाटक रविंद्रालय में हुए और एक से एक प्लेयर्स उसमें आए। उस वक्त वो भी थे, डॉक्टर नीरज सोगी थे, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ थे, उसके बाद कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स उसमें काम करते थे और कलाकार भी पूरे के पूरे जोश और खरोश के साथ उतरता था, क्योंकि उस वक्त फिल्मों का कोई क्रेज ज्यादा नहीं था जी। 80 के बाद से जो उसमें बदलाव शुरू हुआ, तो 80 के बाद के बदलाव में आप ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर कलाकार एंट्री दे रहा है और सबसे पहले ये पूछ रहा है डायरेक्टर से कि हमको कितने पैसे मिलेंगे। बीच में पैसा इन्वॉल्व हो गया और पैसा खर्च करने के बाद भी वो ये सोच रहा है कि हम 2 नाटक करेंगे और तीसरे नाटक में मैं फिल्म की तरफ चला जाऊंगा, सीरियल की तरफ चला जाऊंगा। उसको ये नहीं मालूम कि फिल्म के पर्दे पे और स्टेज के ऊपर बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर। लेकिन क्या करें, इसीलिए नाटक का स्तर जो है वो धीरे 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 नीचे गिरता चला जा रहा है। यही कारण है उसका, मेन कारण यही है कि 2 नाटक, 3 नाटक, 4 नाटक करने के बाद आदमी खट से ये सोचता है कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, अब मुझे सीधे फिल्म के कैमरे के सामने आना है, बस वहीं से उसका पतन शुरू। तो ये सिर्फ कलाकार का पतन है या थिएटर जगत का पतन है? थिएटर जगत का पतन है। आज कोई भी थिएटर हो रहा है, उसमें देखिए बुक माई शो में टिकट आपको मिले। ठीक है, मैं मानता हूं कि थिएटर को कमर्शियल करना कोई बुरी बात नहीं है, दिल्ली बॉम्बे में होता है, लेकिन फिर वहां पर वैसा प्ले भी होता है जी। यहाँ पर तो 100 रुपए का टिकट लेगा, 200 रुपए का टिकट लेगा और उसके बाद आपको बोर कर देगा हॉल के अंदर बैठ के, आप खुद ही बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे छोड़ो यार, चलो। ये फर्क है, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करना जानता, वो चीज वो ला ही नहीं पाएगा जो वहां के कलाकार दे देंगे। क्या थिएटर में जो लेखन हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या वहां भी गिरावट आई है? वहां पर देखिए, थिएटर के लेखक जो हैं वो आजकल बहुत ही सीमित हो गए, बहुत ही सीमित। जो भी कोई अच्छा प्ले कर रहा है वो पुराने लिखे हुए चीज को अपने उससे उतार रहा है, कर रहा है। नए प्ले जो आ रहे हैं बन के, उसमें वो चीज नहीं है, वो ताकत नहीं है जो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और जिसमें भी थोड़ी बहुत ताकत है वो हमने अभी उठा लिया। जैसे अभी हमने रिसेंटली 27-28 को मैंने किया था ये घर का ना घाट का, जेपी सिंह जयवर्धन का लिखा हुआ, और उसके बाद छोड़ो कल की बातें, ये वृद्धाश्रम के ऊपर था। ये मतलब जिसमें कुछ मिलेगा, करने को मिलेगा, एक्टर को भी मिलेगा और पब्लिक को भी सोचने पर बाध्य कर देगा, वो प्ले मैंने उठा लिया। बेफालतू के उछल कूद
और कोई स्टोरी नहीं है, वो प्ले में नहीं पसंद। आई डोंट लाइक। देखिए, आपने कहा थिएटर कमर्शलाइज हो गया है, लेकिन गुजराती रंगमंच हो या मराठी रंगमंच हो, वो कमर्शलाइज बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद बहुत बेहतरीन नाटक वहाँ होते हैं, बहुत अच्छे। और वहाँ का कलाकार जो है, गुजराती और मराठी रंगमंच के कलाकार आलिशान जिंदगी जीते हैं। ये हिंदी रंगमंच के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ का आदमी उतना मेहनत ही नहीं कर पा रहा है। वो समय ही नहीं दे पा रहा। हम समय दे रहे हैं, 6 बजे से रिहर्सल है, आदमी आ रहा 7 बजे। किसको आप क्या कहेंगे? और उसके बाद वो कह रहा है मुझे 5,000 रुपए चाहिए। तो आप पैसे भी देंगे और वो टाइम भी नहीं देगा आपको। अधकचड़ी चीज को उठाकर आपने पब्लिक के सामने रख दिया, तो वो इफेक्टिव होएगा ही नहीं, कहीं से भी नहीं होगा। थिएटर में जो लेखन कमजोर हुआ है, उसके लेखक क्या इसलिए जिम्मेदार है कि वो पढ़ना छोड़ चुका है, नहीं, या उसके अनुभवों में कमी है? अनुभव में कमी है, क्योंकि आजकल जो देखिए वो लिखे दे रहा, उसमें कोई सर पैर ही नहीं, कोई सर पैर नहीं। और बगैर सर पैर के कोई कहानी आप लेके चल ही नहीं पाएंगे ज्यादा दूर तक। यही कारण है कि नए लेखक है ही नहीं, बहुत ही कम मात्रा में है, इक्का दुक्का कहीं आपको मिलेंगे। बाकी तो सब वही काम चलाओ, भाई जल्दी से काम चलाओ, हटाओ, दूसरा प्ले भी करना है। एक यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक आर्टिस्ट 3-3 रिहर्सल कर रहा था। अच्छा, तो वो क्या आपके प्ले में जस्टिफाई करेगा? और क्या वहां पर जस्टिफाई करेगा जहां वो 2 जगह और कर रहा है? वहां पर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि मुझे प्ले का समय खाली देखना है कि कितना समय है। वो खाली समय देख रहा और साथ में देख रहा पैसा, कि 4,000 5,000 यहाँ से मिलेंगे, 5,000 वहां से मिल जाएंगे, 5,000 इधर से, यानी 15,000 रुपए तो मेरे गुरु फाइनल है। तो जब तक ये सोच आप अलग नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तब तक आप ये माँ सरस्वती की आराधना है। और माँ सरस्वती ये कह रही है कि आप सच्चे मन से मेरी श्रद्धा कीजिए, भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, तब मैं आपको आशीर्वाद दूंगी, ऐसे नहीं मिल जाएगा। क्या ये माना जाए कि आज के कलाकार में कला के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, सिर्फ वो पैसा देखता है? सिर्फ वो पैसा, ओनली मनी, और कुछ नहीं। और इसीलिए आजकल के प्ले भी वैसे ही हो रहे हैं। आप देख लीजिए, आजकल में भी हो रहा होगा वहाँ गौडगे में या बौद्ध में या रायमानाथपल्ली में हो रहा, देख लीजिए, आप वही कहेंगे कि यार सही बात है, कुछ नहीं। कभी कहा जाता था कि राजाश्रय जो होना कलाकार के लिए, कला के लिए फायदेमंद होता है, कला को विकसित करने के लिए राजाश्रय मिलना चाहिए। पर आज वर्तमान समय में जिस तरह से संगीत नाटक अकादमी या अन्य स्रोतों से थिएटर के लिए पैसे मिलते हैं, वो थिएटर को कितना लाभ पहुंचाते हैं? थिएटर को सिर्फ उतना ही लाभ पहुंचाते हैं जितने की थिएटर के लोगों को जरूरत है 10 रुपए की, और आप थिएटर को दे रहे हैं 2 रुपया, तो बाकी 8 कहां से लेके आएगा? बाकी 8 तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से लेगा उधार, जिससे वो उसको पूरा कर देगा, और उसके बाद दूसरी जगह से ग्रांट लेगा। जब दूसरी जगह से ग्रांट लेगा तो वो जो उधर का उधार है वो उसको चुका देगा। ये यही है। हम लोग एक दिल्ली से क्यों सेटिस्फाई है? क्योंकि दिल्ली में अगर आपने कहा कि मुझे इस प्ले के लिए 6 लाख चाहिए, तो उन्होंने 25% काट के आपको 5 लाख दे दिया। तो 5 लाख में आसानी से आपने पूरा शो मैनेज कर लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन यहाँ वाले आप लिख दीजिए 6 लाख देंगे, वो आपको 50,000 देगा। अब आप बताइए, कहाँ 5 लाख को कहाँ 50,000, कितना फर्क पड़ जाएगा कहाँ से कहाँ तक?
क्या करेंगे आप? हॉल पहले 3,000 रुपए में ये रायमनाथ बलि मिलता था, फिर उसको बंद कर दिया। फिर कलाकारों ने कहा कि इसकी सीट टूटे हुए हैं, सब बंद करिए, इसको रिन्यू करिए। आप यकीन मानेंगे 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और 3 साल तक रायमनाथ बलि बंद, यानी कोरोना पीरियड से पहले के बंद हुआ। अच्छा। और अब खोला है उन्होंने और उसमें सीटें वैसे ही लगी हैं, ओह, स्टेज वैसा ही है। तो कहाँ गए वो 2.5-3 करोड़? 2.5-3 करोड़ अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश दे दे तो मैं तो नया बिल्डिंग बना डालूंगा, नया बना दूंगा प्रेक्षागृह। तो कहाँ गया पैसा? तो आपके अनुसार थिएटर को विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से और कलाकारों की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सरकार की तरफ से हॉल के किराए पे जो वृद्धि की जा रही है, इतनी ज्यादा वृद्धि कि कमर तोड़ वृद्धि, कि अगर आप उसमें संत गॉडगे ऑडिटोरियम लेंगे तो ठीक है, आप नॉन कमर्शियल में आते हैं तो आपको 21,000 में हॉल दे देगा, लेकिन जहां आपने उसमें कहा मैं टिकट लगाऊंगा तो 37,000 हो गया। इस किराए को कम करना चाहिए, जो कलाकारों की हैसियत के अंदर हो, और ग्रांट की चीज को थोड़ा सा रेज करके बढ़ा देना चाहिए, ताकि भाई उनको किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। और अच्छी प्रस्तुतियों को, जो अच्छी प्रस्तुतियां हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आज आपने यहाँ लखनऊ में कर दिया, अब इसी चीज को आप ले जाके अयोध्या में कर दीजिए, अब इसी चीज को ले जाके आप बाहर इलाहाबाद में कर दीजिए, अच्छी जगहों पे करिए, उसका फाइनेंस हम लोग करेंगे, देंगे। इससे कलाकारों को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ में एक नई संस्कृति और एक नए संस्कृति का आयाम उनको एक मिलेगा कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म है हमारा, सही है। हॉल के पहले, हॉल के और उसके ऊपर लखनऊ में सिनेमा की क्या स्थिति है? बहुत ही कम, सिनेमा तो सब बंद हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों ने सिनेमा वही इसलिए, सिनेमा का टिकट है 1 रुपया और उसमें इंटरटेनमेंट लगा दिया 2 रुपया। यही इंटरटेनमेंट ज्यादा हो गया, टिकट कम हो गया। अब टिकट कम हो गया तो आदमी ने कहा यार इंटरटेनमेंट उधर ज्यादा हो गया, इधर कम कर दिया, तो यार एक एक टिकट अगर 200-200 रुपए में खरीदेंगे तो यही पिक्चर हम इसमें नहीं देखेंगे, टेलीविजन में उसी में देख लेंगे, जाओ। तो हॉल वालों को नुकसान होने लगा, उन्होंने हॉल बंद कर दिया, हॉल ही बंद कर दिया। आपने पहली फिल्म कब देखी थी और कौन सी थी फिल्म? हमारी पहली फिल्म थी बैजू बावरा, जो मैंने पिताजी के साथ और पूरी फैमिली के साथ देखा था उसको, बैजू बावरा। और उसी से ही हमको ये प्रेरणा मिली थी कि मैं भी एक्टिंग करूंगा। भारत भूषण को देखकर तब मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी ऐसे ही एक्टिंग करूंगा। अच्छा, तो वहीं से। तो अब तक की आपकी पसंदीदा फिल्में कौन कौन सी हैं? अब जैसे देखिए, उन्होंने बनाया था के आशिफ ने मुगले आजम जी, देखिए वो कितना चला। उसके बाद देखिए पूरी स्टोरी उसमें दिखाई गई, भले ही वो काल्पनिक है, ऐसा कोई हिस्ट्री में कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन वो काल्पनिक है। काल्पनिक में भी उन्होंने इतना अच्छा के आशिफ ने रखा, प्रोड्यूस कराया कि जो पब्लिक एक बार देखने के बाद कहे एक बार और देख लेंगे। आजकल की फिल्म में कुछ नहीं, बेकार, वही मारपीट, वही चरस गांजा, और वही आपका लड़कियों के साथ बलात्कार कैसे किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसके बाद टेररिज्म के ऊपर
भाई इसी पे ही अरे यार बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पब्लिक को प्रभावित करेगा, सोचेगा, और उसको प्रोड्यूस ना करा के वो अपने हिसाब से, तो वो फिल्में ज्यादा चलती कहाँ। और ये देखिए उसके बाद अगर बनी तो शोले, सीता गीता, इनमें सब एक स्टोरी थी, स्टोरी को बेस करके वो चल रहा है लेके। क्या आपको लगता है कि आज की तारीख में जो फिल्में बन रही हैं उनके लेखक के पास कहानी का अभाव है? बिल्कुल अभाव। और या वो लोग पढ़ते नहीं है कि कहानी अच्छी लिख सकें? बिल्कुल नहीं, कहानी का तो अभाव है। वो कैसे दूर हो सकता है? और कहानी का अभाव कुछ लेखकों ने कोशिश किया, जैसे कारगिल युद्ध के ऊपर लिखा, एलओसी के ऊपर लिखा, ये अच्छी शिक्षा देते हैं कि किस ढंग से इंडिया को वो किया, उन लोगों ने प्रेजेंट कर दिया जी। लेकिन आजकल की जो नई फिल्में आ रही हैं, उन नई फिल्मों में कुछ भी तो नहीं है कहीं जिससे आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, सीखने को कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। पुराने गाने देखिए आप सुनना पसंद करेंगे, आजकल के गाने बंद करो यार इसको, तुरंत आप कह देंगे बंद करो। तो अच्छी फिल्में बने, अच्छी कहानी हो, इसलिए क्या आप जरूरी मानते हैं, क्या बदलाव आना चाहिए? सबसे पहले तो स्टोरी में उसके एक स्टोरी बेस्ड, जिसमें उछल फान कम हो लेकिन स्टोरी बेस्ड हो, पूरा शुरू से ऐसे ढंग से लेके चल रहा है जैसे स्टोरी है पूरी पूरी। और साथ ही साथ इसमें आपके कलाकार वैसे ही हो जो उसको मजबूती के साथ कैमरे पे सामने दे रहा है, और उसके बाद देखने वाले दर्शक। और सिनेमा के टिकट मिनिमाइज करके रखा जाए ताकि पब्लिक को प्रोत्साहन मिले और वो आए हॉल तक। आपने उठाकर सीधे 500 रुपए कर दिया, तो 500 रुपए करने में मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर 5 लोग हैं तो वो 500 रुपए देने में बहुत कई बार सोचेगा वो। सही बात है। और यहाँ पर अगर 50 रुपए 100 रुपए टिकट है तो आदमी कहेगा चलो इसमें 500 तो खर्च होंगे, 5 लोगों का ले लो टिकट, ले लेगा। तो टिकट तो बहुत हाई कर दिया, इसीलिए सिर्फ पीवीआर रह गया, बाकी हॉल सब बंद हो गए। और यही कारण है बंद होने का। गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार तो फिल्म बंधु पैसा बांट रही है, फिल्म बनाने पैसा बांट रही है, तो उसका उपयोग हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें? वो पैसा तो दे ही रही है, लेकिन आपने अगर 50 लाख रुपए लगाया तो आपको 10 लाख दे दिया, तो बाकी पैसा कहां से आप लाएंगे? जी। तो प्रोड्यूसर तो ये कह रहा है कि मैंने 50 लाख लगाया, मुझे कम से कम 70 लाख मिल जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो कहां से लाएगा? और एक बात और स्पष्ट रूप से 95% फिल्म के नाम पर आज धोखाधड़ी हो रही है। अच्छा। 5% ऐसे हैं जो जेन्युइन है। धोखाधड़ी मतलब मैंने समझा नहीं। वीडियो कैमरा लगा दिया, शूट पर जाना है, जिसको देखिए वो कलाकार वो यही कह रहा है शूट पे जाना है, टीवी पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन सा शूट है भाई, कौन सा शूट, किस टाइप का शूट? अब जैसे डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि प्रभात जी ऐसा है कि ये प्रोजेक्ट बना दीजिए, तो हमने कहा बना तो देंगे सर, हम कल साइन कराने ले आए। कि नहीं कल ना आना, क्योंकि मैं शूटिंग पे जा रहा हूँ बॉम्बे, मैं परसों नरसों लौट के, 2 दिन शूटिंग है, परसों नरसों, और उसके बाद मैं तीसरे दिन आऊँगा। ठीक, लौट कर आए। हमने कहा सर शूटिंग किस चीज़ की थी? तो कहने लगे परमाणु में मुझे जॉन इब्राहिम के ससुर का रोल मिला था, वही करने गया। दिखाई दिए वो। सही बात है।
वो दिखाई दिए जॉन इब्राहिम के ससुर के रूप में। यहाँ कौन ससुर के रूप में दिखाई दे रहा है? वही पर्सनैलिटी ऐसी है लखनऊ शहर के अंदर जो थिएटर और फिल्म को बराबर प्लेटफॉर्म पे अभी भी चला रहे हैं। इतनी उम्र में भी, मैं तो शायद उनकी उम्र में भी चल भी नहीं सकूंगा, लेकिन वो चल रहे हैं, दोनों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं बिल्कुल, और वो दिखाई पड़ते भी हैं। जी जी। काफी फिल्मों में मैंने देखा उनको, मुल्क में देखा, उसके बाद उनको काफी फिल्मों में मैंने, रेड में भी देखा, बहुत सारी फिल्मों में उनको मैंने देखा। आपकी दो बेटियां रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, कौन सी बेटी किन किन फिल्मों में काम कर सकती है, कुछ अंदाजा होता बता दें मुझे। हाँ बिल्कुल। जैसे बड़ी बेटी दीपिका जी। दीपिका जी ने हमसे कहा कि पापा 2 बार मैं दुलारी बाई प्ले कर चुकी हूँ, इस बार कुछ व्यस्तता ज्यादा है तो आप छोटी से करा लीजिए। तो हमने कहा ठीक है, उससे करा लिए, बहुत अच्छा किया, उसने भी उतारा और 2 बार उसने भी कर लिया। इस बार उसकी जब शादी हो गई तो अब इनकी भी हो गई, उनकी भी हो गई, तो अब उसके ऊपर आप ज्यादा जोर तो चला नहीं पाएंगे। सही बात है। तब आपने क्या किया कि दूसरी लड़की एक है ज़ारा हयात, उसको हमने कास्ट किया, उसने भी अच्छा किया। लेकिन उसने कहा कि पापा थोड़ा सा इनको बता दे, हमने कहा बता दो बेटा, तो बता दिया, उसने किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। प्रभात कुमार बोस जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।